डॉक्टर एम के गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर, BSc पार्ट थर्ड, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के चैप्टर के अंदर अनिश्चित समाकलन या प्रति अवकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि माना कि कोई भी सिंपली कनेक्टेड रीजन जी में FZ एक मानीय विश्लेषिक फलन, क्योंकि पहले तो हमको FZ को डिफाइन करना पड़ेगा FZ क्या है। तो हमको कहेंगे कि सपोज दैट FZ एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी एंड फाई जेड को FZ का अनिश्चित समाकलन या पूर्वक कहते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि फाई जेड FZ का एंटी डेरिवेटिव या इंडेफिनिट इंटीग्रल है कहते हैं। कब? कि यदि फाई जेड डोमेन जी में एक मानीय विश्लेषिक फलन हो, सिंगल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन हो एवं प्रत्येक z बिलोंग्स टू जी के लिए फाई डैश z इज इक्वल टू FZ और इट्स कैन बी रिटन इन ए नोटेशन फॉर्म फाई z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C FZ dz से भी व्यक्त करते हैं। तो देखिए, चूंकि अचर संख्या का अवकलज शून्य होता है, अतः दो समाकलनों में अचर संख्या का अंतर हो सकता है। इसे हम समीकरण 7.8.1 के दाईं ओर अचरांक C जोड़ दिया। अब देखिए, जब हम करते हैं तो कांस्टेंट के कारण, क्योंकि अनिश्चित समाकलन करते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो इसलिए कांस्टेंट को लिख दिया जाता है। थ्योरम की फॉर्म दी हुई है कि इफ FZ इज एनालिटिक इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन G, तो देन द इंडेफिनिट इंटीग्रल Z0 to Z FZ dz is independent of path joining Z0 with Z in G। तो यहाँ ये थ्योरम में बताया गया है कि ये इंटीग्रेशन जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल एंड पॉइंट्स पर निर्भर करता है या उसकी लिमिट्स पर निर्भर करता है। देखिए, डायग्राम में आप सबसे पहले देखेंगे दो कर्व C1 और C2 लिए गए हैं, जो P और Q दो पॉइंट्स हैं। इनिशियल पॉइंट Z0, दूसरा पॉइंट Z। एक बार हम P से Q पर जाने के लिए C1 पथ काम में लेते हैं, दूसरी बार हम P1 से P2 पर जाने के लिए C2 पथ काम में लेते हैं। फिर हम देखते हैं P से Q तक का C1 वाले को पथ का इंटीग्रेशन करते हैं, दोबारा P से Q तक जाने के लिए C2 पथ के द्वारा इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हम देखेंगे कि या दोनों इंटीग्रेशन अलग आते हैं या सेम आते हैं, तो इससे सिद्ध होगा। तो देखिए, माना कि Z0 एक स्थिर बिंदु है, कोई भी आपका फिक्स पॉइंट है, एंड डोमेन G में Z कोई दूसरा बिंदु है जो हमने ऊपर ले लिया है, और इस तरह Z और Z0 को मिलाने वाले वक्र C1 और C2 हैं। इनमें दो वक्र C1 C2 एक साथ होने पर एक क्लोज कंटूर गामा, अब दोनों वक्रों को मिला दिया C1 C2 को, देख क्लोज कंटूर गामा बन गया। तो इसलिए अब चूंकि FZ जो है विश्लेषिक फलन है, तो इसलिए कॉसी प्रमेय से इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर गामा FZ dz इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हम कॉसी की थ्योरम को उपयोग कर लेते हैं। नाउ अब हम गामा के अंदिश दोनों को लेते हैं वामावर्त दिशा में, चूँकि थ्योरम से देखते हैं इस थ्योरम में क्या होगा। जब हम P से Q की तरफ जाएंगे, पहले कर्व मान ली C1 की तरफ जाएंगे, तो दोबारा C2 की तरफ आएंगे तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। पहले इधर से डायरेक्शन जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे लौट करके, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। इसलिए गामा को कर्व को देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर गामा FZ dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 FZ dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 FZ dz इज इक्वल टू। अब आप देखो, तो C1 की तरफ जब हम गए तो यहाँ FZ dz, तो आपकी डायरेक्शन हमने ली QSP, यहाँ पर हमने डायरेक्शन ले ली, और दोबारा हम जब इसको Q2 के लिए गए PRQ, दो डायरेक्शन आपकी हो गई,
ओके। अब आप देखिए, अब इसको हमने लिख दिया इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर सी। अब देखिए ये पहली वाली जो डायरेक्शन है पी एस क्यू, पहली वाली पी एस क्यू है, इसमें अगर इसको ये क्यू एस पी लिखेंगे तो माइनस लगा के लिखेंगे। दूसरी वाली पी आर क्यू है, ओके। अब हमने इंटीग्रेशन थ्योरम का यूज कर दिया समीकरण नंबर 1 का, इंटीग्रेशन ओवर दी कंटूर गामा एफ जेड डी जेड इजिकल टू 0 दिया हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा कि इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड ओवर द कंटूर C2। तो इससे स्पष्ट होता है कि Z0 तथा Z को जो मिलाने वाली वक्र के अंदिश एफ जेड का जो समाकलन है वो समान है। इसलिए रेखा समाकलन जो है पथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल बिंदुओं पर निर्भर करता है। अतः इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर एफ Z0 टू Z एफ जेड डी जेड बिंदुओं Z0 से Z को मिलाने वाले पथ से कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। इसलिए उस दी गई थ्योरम को हम यूँ भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C1 एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर द कंटूर C2 एफ जेड डी जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन ओवर Z0 टू Z एफ एक्साई डी एक्साई, कोई भी एक्साई पॉइंट ले लिया है। तो यहाँ Z0 को निम्न सीमा तथा Z को हम समाकलन की ऊपरी सीमा कहते हैं। यदि समाकलन की निम्न सीमा Z0 को स्थिर कर दिया जाए तथा ऊपरी सीमा परिवर्तन कर दिया जाए तो हमें एक मानीय फलन फाई जेड इजिकल टू इंटीग्रेशन Z0 टू Z एफ एक्साई डी एक्साई, जहाँ Z0 Z दोनों ही बिलोंग्स टू जी कर रहे हैं, प्राप्त होगा। अतः हम सिद्ध करेंगे कि फाई जेड जिसका समाकलन एफ जेड है स्वयं जी में विश्लेषक है। इस थ्योरम के द्वारा, अगली थ्योरम के द्वारा हम ये सिद्ध करेंगे कि ये कैसा होगा, विश्लेषक फलन होगा। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे विश्लेषक पार्ट को सिद्ध करेंगे कि किस तरह फलन एफ जेड आपका जो है विश्लेषक होगा। इस थ्योरम को हम नेक्स्ट टर्म में सिद्ध करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, आपको समझेंगे। क्योंकि थ्योरम में कहा गया है प्रीमी में कि एकज संबद्ध प्रांत यानी सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी में हमने लिया गया ए नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड टू possess an indefinite integral in a simply connected domain G is that the function fz is analytic in G. Further, any two indefinite integrals differ by a constant। ये इसमें दिया हुआ है। तो अगले टर्म इस थ्योरम को हम पढ़ेंगे। ओके।